ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। जैरेड कई दिनों से एक घर के बाहर रोज रात को चक्कर लगाया करता था और जैरेड उस घर को खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। और आखिरकार एक रात जैरेड उस घर के दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजे को खटखटाया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा किसी ने खोला और दरवाज़ा एक आदमी ने खोला था। और जब उस आदमी ने जैरेड को देखा तो उस आदमी ने कहा, जी बोलिए, क्या काम है आपको? जिसके जवाब में जैरेड ने कहा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? और फिर उस आदमी ने कहा कि जी हाँ बोलिए, क्या बात है? और फिर जैरेड ने कहा, मुझे ये घर खरीदना है। और जब उस आदमी ने यह बात सुनी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि अचानक से कोई राह चलता हुआ आदमी उसके घर पे आके घर खरीदने को बोले तो किसी का भी दिमाग हैरत में पड़ जाएगा। और फिर उस आदमी ने कहा, जी नहीं, मुझे ये घर नहीं बेचना है, माफ़ करिएगा। और फिर जैरेड ने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें इस घर के? और फिर उस आदमी ने कहा, शायद आपको कम सुनाई देता है, मुझे ये घर नहीं बेचना है। और फिर एक और बार जैरेड ने कहा, मैंने कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए इस घर के? और फिर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, $5 मिलियन चाहिए, देंगे आप? $5 मिलियन दे सकते हैं तो बताइए। जिसके जवाब में जैरेड ने हंसते हुए कहा, $5 मिलियन? ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये घर मेरे नाम करवा दीजिए। और जैसे ही जैरेड ने ये बात बोली तो उस आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस घर की कीमत मुश्किल से $70 से $80,000 थी और जैरेड $5 मिलियन दे रहा था। ये बात सुनते ही उस आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया और दिमाग हैरत में पड़ गया। उस आदमी ने भी ज़्यादा देर नहीं की सोचने में और उसने कहा, ठीक है सर, मैं आपके नाम घर करवा दूंगा, आप कल सुबह आ जाइएगा। और फिर जैरेड मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और अगली ही सुबह अपने वकील को लेकर उस घर के बाहर पहुँचा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ थी, सबको पूरी करने के बाद जैरेड ने उस घर को अपने नाम करवा लिया और वो आदमी खुशी खुशी वहाँ से चला गया। जैरेड ने उस घर में रहना शुरू कर दिया और उसने एक रात अपने दोस्त को वहाँ पर बुलाया। उसके दोस्त ने उस घर को अच्छी तरह से देखा और उस घर को अच्छी तरह से देखने के बाद जैरेड के दोस्त ने जैरेड से कहा, घर ले लिया तूने, ये कितने का पड़ा? जिसके जवाब में जैरेड ने कहा, अंदाज़ा लगा कितने का होगा? और फिर जैरेड के दोस्त ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा, यही मुश्किल से $50-60,000। और ये बात सुन के जैरेड के मुंह से हंसी निकल गई और जैरेड ने हंसते हुए कहा, $50-60,000? $5 मिलियन पे किए हैं मैंने इस घर के। और जैसे ही ये बात जैरेड के दोस्त ने सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने जैरेड से कहा, अबे बेवकूफ़, तूने ऐसे घर के लिए $5 मिलियन दे दिए? तेरा दिमाग क्या घास चरने क्या था? जिसके जवाब में जैरेड ने हंसते हुए कहा, अरे मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने कुछ सोच समझ के ही इस घर के $5 मिलियन दिए हैं। और फिर जैरेड के दोस्त ने जैरेड से पूछा, अच्छा, क्या सोच समझ के तूने इस घर के $5 मिलियन दे दिए? और फिर जैरेड ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अभी
कुछ ही महीनों पहले की बात है। मेरे दादाजी थे, उनकी तबीयत खराब थी। तो जब वो लास्ट स्टेज में थे तब उन्होंने मुझे मैप दिया था एक, और उन्होंने मुझे एक खजाने के बारे में बताया जिसकी टोटल जो वैल्यू है वो अराउंड $50 मिलियन के आसपास है। और वो मैप अभी मेरे पास है। उस मैप को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया इस घर पे। और मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि ये जो लोकेशन है यहीं पर खजाना दबा हुआ है। इसलिए मैंने इस घर को ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि हो ना हो खजाना इसी घर के नीचे है। और जब जैरेड के दोस्त ने बात सुनी तो उसकी आंखें बाहर से आ गई और उसने कहा, अबे भाई, तुझे सच में इस मैप के ऊपर यकीन है? और हो सकता है ये सिर्फ झूठ हो। जिसके जवाब में जैरेड ने कहा, ये झूठ नहीं हो सकता। मेरे दादाजी मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने मुझसे कहा है यहाँ खजाना है तो है, और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जैरेड को पूरा यकीन था अपने दादाजी के ऊपर और उस मैप के ऊपर कि खजाना वहीं उस घर के नीचे है। जैरेड के दोस्त का नाम मार्क था। और फिर जैरेड ने मार्क से कहा, मैं चाहता हूं तू मेरी मदद करे। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और फिर तेरे अलावा मुझे किसी पे भरोसा भी नहीं है। मदद करेगा मेरी खजाना ढूंढने में? जिसके जवाब में मार्क ने हाँ में सर हिलाया, और जो नक्शा था उसके हिसाब से उन्होंने उस जगह को ढूंढा जहाँ पर खजाना गड़ा हुआ था। उस नक्शे के हिसाब से खजाना उस घर के बेसमेंट के नीचे था। दोनों ने ढूंढना स्टार्ट किया और फिर वहाँ खुदाई करते करते उन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ता मिला। अंडरग्राउंड रास्ते को जब जैरेड और मार्क ने देखा, और जब उस अंडरग्राउंड रास्ते को जैरेड और मार्क ने देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत एक टॉर्च लेकर धीरे धीरे करके उस अंडरग्राउंड रास्ते के सहारे नीचे उतरने लगे। और जैसे ही वो उस अंडरग्राउंड रास्ते को पार करते हुए नीचे पहुँचे तो नीचे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अलग था। वहाँ टॉर्च की रोशनी में उन्होंने हर तरफ नज़र घुमाई तो उन्हें वहाँ पर एक कॉफिन मिला। और उस कॉफिन को देखकर वो दोनों थोड़े डर गए। और मार्क ने जैरेड से कहा, अबे यहाँ तो एक कॉफिन रखा हुआ है, तूने तो कहा था खजाना है। जिसके जवाब में जैरेड ने कहा, हो सकता है कि खजाना इस कॉफिन के अंदर हो। चल इस कॉफिन को खोल के देखते हैं। मार्क को उस कॉफिन को खोलना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी और खजाने की लालच में जैरेड और मार्क ने उस कॉफिन को खोल दिया। जब उन दोनों ने उस कॉफिन को खोला तो उस कॉफिन में से एक अजीब सी रोशनी निकली, और उस रोशनी की चमक से उन दोनों की आंखें चकाचौंध हो गई। वो दोनों उस कॉफिन से दूर हटे और उस कॉफिन से एक रोशनी निकली, और दोनों की आंखें जब चमक से बंद हो गई तो अचानक से वो रोशनी गायब हो गई। और वो दोनों उस कॉफिन के पास वापस पहुंचे और उन्होंने उस कॉफिन के अंदर देखा तो काफ़ी भारी भारी सोने की ईंटें उसमें रखे हुए थे। और सोने को देखकर वो दोनों खुशी से नाचने लगे। उन्हें अब पता चल गया था कि अब $50 मिलियन का खजाना उनके हाथ में है। उन्होंने उन सारी ईंटों को निकाला और उस अंडरग्राउंड जगह से बाहर लेकर चले गए। उन्होंने फैसला किया कि वो इस सारे खजाने को धीरे धीरे करके बेचेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठा बेचेंगे तो हो सकता है पुलिस की नज़र जैरेड और मार्क पे पड़ जाए
इसलिए वो खजाने को धीरे धीरे बेचने की सोच रहे थे। वो एक बार गए और उन्होंने एक सोने की ईंट को बेचा, जिसके बदले उन्हें काफ़ी मोटी रकम मिली और उस मोटी रकम को उन दोनों ने आपस में बांट लिया। उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आलीशान हो गई। उन्होंने बड़े बड़े घर खरीदे और राजशाही ठाट बाट से रहने लगे। लेकिन उन्होंने वो घर नहीं छोड़ा। मार्क और जैरेड अभी भी उसी घर में रह रहे थे। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ और कई सारी चीज़ें तो खरीद ली थी, लेकिन वो रहते उसी घर में थे, क्योंकि जो सारा खजाना था वो उसी घर के नीचे उन्होंने सेफली रखा हुआ था। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि उस पुराने से घर में इतना कीमती सोना पड़ा हुआ है, इसलिए वो उसी घर के अंदर रहते थे। जैरेड अपने रूम में एक रात सो रहा था, तभी अचानक से उसे एक बिल्ली की चिल्लाने की आवाज़ आई। और वो बिल्ली की चिल्लाने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि जैरेड से रहा नहीं गया और जैरेड तुरंत खिड़की के पास गया और उसने खिड़की को खोल के देखा तो उसे कोई बिल्ली नज़र नहीं आई। जैरेड वापस अपने बेड पर लेट गया और फिर से उसे बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने अपने स्लीपर्स पहने और सीधा नीचे उतरा और नीचे उतरकर उसने गार्डन में देखा तो एक सोने की बिल्ली वहाँ गार्डन में पड़ी हुई थी। और उस सोने की बिल्ली को देखकर जैरेड की आंखें बड़ी होती चली गई। जैरेड ने उस सोने की बिल्ली को उठाया और उसे वहीं बाकी सोने के साथ रख लिया। जैरेड घर के अंदर वापस घुस ही रहा था, तभी उसने देखा कि मार्क दरवाजे पे खड़ा है। और मार्क ने जैरेड से कहा, अरे भाई, मुझे वहाँ मेरे रूम से बहुत डरावनी आवाज़ आ रही है, किसी के गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और फिर जैरेड ने मार्क से पूछा, गुर्राने की आवाज़ तेरे रूम से? तूने ठीक से सुना है ना? कहीं तेरा वहम तो नहीं है? जिसके जवाब में मार्क ने कहा कि नहीं, मैंने ठीक से सुना है, मेरे रूम से गुर्राने की आवाज़ आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। और जैरेड ने जब ये बात सुनी तब उसने एक गन को लिया और गन को लेकर मार्क के साथ उसके रूम की तरफ चल पड़ा। धीरे धीरे उसने मार्क के रूम की तरफ कदम बढ़ाए और उसने दरवाजे से कान लगा के सुना तो सच में एक गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मार्क ने अचानक से कमरे को खोला और गन को पॉइंट कर दिया और उसने जो देखा उसे देखकर मार्क और फिर जैरेड दोनों की आंखें खौफ से बड़ी हो गई, क्योंकि अंदर एक 8 फुट का भेड़िया मानव बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बिल्ली थी जिसे उसने मार दिया था। और वो भेड़िया मानव उसी बिल्ली को खा रहा था और गुर्रा रहा था। जैरेड और मार्क ने जब उस भेड़िया मानव को देखा तो उनके समझ में कुछ भी नहीं आया कि क्या किया जाए। जैरेड के हाथ में बंदूक थी और जैरेड ने उस गन से कई बार फायर किया, लेकिन उस भेड़िया मानव को खरोच तक नहीं आई और वो और भी ज़्यादा भड़क गया। उस भेड़िया मानव ने मार्क के ऊपर और जैरेड के ऊपर हमला कर दिया। वो मार्क और जैरेड को मारने ही वाला था, तभी अचानक से सुबह हो गई और जैसे ही सुबह हुई वो भेड़िया मानव एक भीगी बिल्ली की तरह भागता हुआ बेसमेंट में घुस गया। मार्क और जैरेड ने उसका पीछा किया तो उन दोनों ने देखा कि वो भेड़िया मानव उस अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए उस सीक्रेट बेसमेंट में घुस गया। मार्क और जैरेड ने उस अंडरग्राउंड रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन दोनों की जो सांसें थी वो अटकी हुई थी, क्योंकि सारा खजाना वहीं नीचे था। उन्होंने काफ़ी एडवांस बंदूकों को मंगाया और हिम्मत के साथ उन्होंने दरवाजे को फिर से एक बार खोला और अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए
उस बेसमेंट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी भेड़िया था ही नहीं। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो भेड़िया मानव कहाँ गया, क्योंकि उन्हीं की आंखों के सामने वो भेड़िया मानव अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए बेसमेंट में पहुंचा था। लेकिन अब वो उस बेसमेंट में कहीं भी नहीं है। उस अंडरग्राउंड रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं था जो बाहर की तरफ जाए। तो वो भेड़िया मानव आखिर गया कहाँ? जैरेड और मार्क एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि वो उस कॉफिन को जिसमें सोना था उसे उठाकर ऊपर बेसमेंट में रख देंगे और उसके बाद उसे वहाँ से उठाकर बेडरूम में रख देंगे और फिर सोचेंगे कि आखिर क्या करना है। जैरेड और मार्क ने ऐसा ही किया। उस कॉफिन को उठाया और सीधा बेसमेंट में लेकर गए। और वो जो कॉफिन था वो काफ़ी ज़्यादा भारी था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस कॉफिन को बेसमेंट पे रखा और फिर उस अंडरग्राउंड रास्ते को बंद करके थोड़ा दम भर के वापस से उस कॉफिन को उठाया और सीधा बेडरूम की तरफ ले गए और बेडरूम में उस कॉफिन को रख दिया। और वो सोच ही रहे थे कि आखिर क्या करना है। तब उनकी नज़र बाहर पड़ी तो उन्होंने खिड़की के बाहर देखा तो फिर रात हो चुकी थी। वो सोच रहे थे कि आखिर इस कॉफिन को कहाँ ऐसी सेफ जगह रखे, क्योंकि वो जो भेड़िया मानव था हो सकता है वापस आ जाए। इसलिए वो यही सोच रहे थे कि इस कॉफिन को पहले सेफ जगह रखेंगे और उसके बाद उस घर को छोड़ के वहाँ से चले जाएंगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे सोने को उठाकर एक बड़ी सी गाड़ी में रखकर जो नया घर उन्होंने लिया है, बड़े बड़े जो उन्होंने नई प्रॉपर्टीज़ को लिया है, वहाँ रख दिया जाए। और उन्होंने एक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया और फिर अपना फ़ोन निकाल कर जैरेड एक बड़ी सी गाड़ी मंगवा ही रहा था, तभी अचानक से उस कॉफिन का दरवाज़ा अपने आप हिलने लगा। जैरेड ने जब उस कॉफिन के दरवाजे को हिलते हुए देखा तब उन दोनों की रूह कांप गई और तभी अचानक से उस कॉफिन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। और जैसे ही वो कॉफिन का दरवाज़ा खुला उसके अंदर से वही गुर्राने की आवाज़ आई और देखते ही देखते उस कॉफिन से वही भेड़िया मानव निकला। मार्क और जैरेड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। मार्क ने उस खिड़की से, जो कि उस रूम में एक सिंगल खिड़की थी, वहाँ से छलांग लगा दी। लेकिन जैरेड की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उस भेड़िए मानव ने उस जैरेड को पकड़ लिया और कुछ ही सेकंड्स में उसको चीर फाड़ के रख दिया। मार्क अपनी जान बचा के जैसे तैसे वहाँ से भागा। वो एक मेन रोड पे पहुँच गया जहाँ पे कई सारी कार्स चल रही थी और एक कार ने मार्क को टक्कर मार दी और मार्क वहीं पर गिर गया। उस कार के ड्राइवर ने कार को रोका और फिर कार के ड्राइवर ने उस मार्क को उठाया और गाड़ी में पीछे वाली सीट में बिठाकर वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। मार्क का इलाज चलता रहा और 2 दिन बाद उसे होश आया और मार्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो कुछ दिनों पहले देखा वो सपना था या सच था। और फिर जब जैरेड की मौत की बात पता चली मार्क को, तो मार्क को यकीन हो गया कि जो हुआ था वो सब सच था। मार्क जैसे तैसे ठीक हुआ और फिर उसने फैसला कर लिया कि वो उस घर में कभी भी नहीं जाएगा। मार्क ने जो नया घर लिया था, मार्क उसी में रहने लगा। और एक रात जब वो शावर ले रहा था तभी अचानक से उसे अपने बेडरूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। मार्क को लगा कि शायद कोई नौकर होगा जो कि साफ़ सफाई कर रहा होगा, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में जो आवाज़ आई, उसे सुनने के बाद उसका जो सारा सुख चैन था सब गायब हो गया, क्योंकि वो आवाज़ वही गुर्राने वाली आवाज़ थी उस भेड़िए की। मार्क ने हल्का सा दरवाज़ा खोल के देखा तो वो 8 फुट का भेड़िया पागलों की तरह लपलपाती हुई जीभ लेकर उस बेडरूम में घूम रहा था।
और अपने भारी भारी कदमों से चलता हुआ इधर से उधर देख रहा था। मार्क चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो चिल्लाएगा तो वो भेड़िया मिनट भी नहीं लगाएगा मार्क के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। वो भेड़िया वहीं पर चक्कर लगाता रहा और कुछ देर बाद वहां से चला गया। अब मार्क को पता चल गया था कि वो भेड़िया मार्क को छोड़ेगा नहीं। मार्क ने ठंडे दिमाग से सोचा कि आखिर इस भेड़िए से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। मार्क को इतना तो पता चल गया था कि उस खजाने का और इस भेड़िए का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। मार्क ने फिर सोचा कि खजाने के बारे में सिर्फ जैरेड को, उसके दादाजी को और मार्क को पता था। और कौन था जिसे खजाने के बारे में पता था? मार्क के दादाजी चल बसे, वो तो नहीं हो सकते। जैरेड भी मारा गया। और भी कौन है जो कि इस खजाने से रिलेशन रख सकता है? और तभी मार्क को याद आया कि उस घर का पुराना मालिक, उसका खजाने से तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन घर से ज़रूर है। और क्या पता उसे खजाने के बारे में पहले से पता हो। लेकिन उसे अगर खजाने के बारे में पहले से पता होता तो वो सिर्फ $5 मिलियन के लिए घर थोड़ी बेचता। ऐसे ही कई सारे सवाल मार्क के दिमाग में चल रहे थे। और फिर मार्क ने उस घर के पुराने मालिक से मिलने का फैसला किया। और फिर उसने उस पुराने घर के मालिक का एड्रेस निकलवाया और वहाँ पर पहुँच गया। शाम का वक्त था और जब वो उस आदमी के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वो आदमी एक पुराने से घर में रह रहा है। मार्क को कुछ भी समझ नहीं आया कि $5 मिलियन मिलने के बाद भी ये बंदा ऐसे पुराने से घर में क्यों रह रहा है। मार्क उस आदमी से मिला और उस आदमी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मार्क ने उस आदमी से पूछा, आप ही उस पुराने घर जिसको जैरेड ने खरीदा था उसी के मालिक है ना? जिसके जवाब में उस आदमी ने हाँ में सर हिलाया। और फिर मार्क ने पूछा, उस घर के बारे में क्या क्या जानते हो? और फिर उस आदमी ने मार्क से कहा, वो मेरे पिताजी का घर था और मैं बचपन से वहीं रहता था। और क्या बताऊं आपको, एक रात आपके दोस्त आए, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और मैंने घर बेच दिया। इससे ज़्यादा क्या ही पता होगा मुझे। और फिर मार्क ने एक गन को निकाला और उस आदमी के ऊपर पॉइंट करके कहा, अब कुछ याद आया? और जब उस आदमी ने गन को देखा तब उसने सच सच सारी बातें बताई। उस आदमी ने बताया, हाँ मैं जानता हूँ आप उस खजाने के बारे में पूछने आए ना। मार्क ने फिर उस आदमी से पूछा, तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता चला? और फिर उस आदमी ने बताना शुरू किया, वो जो खजाना है वो काफ़ी साल पहले मेरे दादाजी थे जो वो लूट पाट करके सोने को इकट्ठा करते थे। और उन्हें सोने की इतनी बुरी आदत थी कि उन्हें जितना भी सोना मिल जाए उनके लिए कमी रहता था। वो राह चलते लोगों से और बहुत सारी जगहों से सोना लूटकर अपने पास इकट्ठा करते थे और वो काफ़ी बड़े लुटेरे बन गए थे। लेकिन एक रात उन्होंने एक मंदिर से काफ़ी कीमती और खूबसूरत भगवान की मूर्ति जो कि सोने की थी उसे चुरा लिया था। और उस रात जब वो उस मूर्ति को लेकर घर में पहुंचे तभी उन्हें एक श्राप मिल गया और वो एक भेड़िए मानव में तब्दील हो गए। और उन्हें श्राप मिला कि जो उन्होंने सोना लूट कर रखा हुआ है
उसी के ताबूत में वो दफन होकर रह जाएंगे। और जो भी उस ताबूत को खोलेगा और उस सोने को खर्च करेगा तो वो सारा सोना उन श्रापित भेड़िए मानव यानी कि दादाजी को चुकाना पड़ेगा। और चुकाने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा, या तो सोना वापस लेकर आओ या फिर जिसने सोना खर्च किया हो उसे जान से मार दो। और जब आपने ताबूत खोला होगा तब मेरे दादाजी भी बाहर आ गए होंगे। ये बात मेरे पिताजी बताया करते थे, इसलिए मैंने कभी उस अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन उस दिन आपके दोस्त ने मुझे $5 मिलियन ऑफर किए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने $5 मिलियन रख लिए। और तभी वहाँ किसी ने दरवाजे को खटखटाया और वो आदमी जैसे तैसे खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर उसने दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलते ही उस आदमी ने देखा कि 8 फुट का वो भेड़िया मानव दरवाजे के बाहर खड़ा है और अपनी लपलपाती हुई जीभ लेकर उस आदमी को घूर रहा है। और वो घूरते घूरते घर के अंदर दाखिल हो गया। और मार्क ने जब उस भेड़िए मानव को देखा तो मार्क का दिमाग भी सन्न पड़ गया एक ही। और उस मानव भेड़िए ने मार्क को भी जान से मार दिया। लेकिन उस भेड़िए मानव ने उस आदमी को कुछ भी नहीं किया और वहाँ से चला गया। और वो भेड़िया मानव वापस से उसे पुराने घर में गया और उस ताबूत को उठाकर उसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में लेकर गया और उसी ताबूत में लेट गया और उस ताबूत को बंद कर दिया। और कहते हैं कि आज भी वो भेड़िया मानव लालची लोगों का इंतज़ार कर रहा है कि कोई लालची इंसान वापस उस ताबूत को खोले और फिर वो भेड़िया मानव उस लालची इंसान को मौत की नींद सुला दे। मार्क तकरीबन 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस आया था। वो अपने पुराने साथियों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी अचानक से वहाँ मिलिट्री कैंप में एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि एक ज़रूरी मीटिंग कुछ ही देर में होने वाली है। मार्क अपने कई साथियों के साथ उस मीटिंग में पहुंचा और वहाँ एक जनरल ने बताया कि सोल्जर्स, हमारे जो एक जनरल थे वो एक ऑपरेशन के लिए एक फोर्स को लेकर जंगलों में गए थे, लेकिन काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लापता हो गए हैं। वही नहीं, पूरी फोर्स लापता हो गई है। वो कहाँ गए किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है और उन्हें ढूंढने के लिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक फोर्स जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सोल्जर समझ गए होंगे, तो अपने अपने हाथ खड़े करिए जो कि इस ऑपरेशन में जाना चाहता है। जब मार्क ने ये सारी बातें सुनी तो उसे पता लगा कि जो उसके फेवरेट जो जनरल है वो इस ऑपरेशन में गए थे और वो उस ऑपरेशन से वापस नहीं लौटे। वही नहीं, पूरी फोर्स वहाँ गायब हो गई है और वो कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं। और जब मार्क को ये पता चला तो उसने अपने हाथ को खड़ा किया और काफ़ी सोल्जर्स ने अपने हाथ को खड़ा किया और फिर वो सारे सोल्जर्स अलग हो गए। और वहाँ जो मीटिंग में जो जनरल था उसने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप में से इतने लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी उन खतरों का सामना कर पाएंगे। वो जो जंगल है वहाँ पर कई सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं और वहाँ खतरों की कोई कमी नहीं है। मैं आप सभी को, आप जितने भी सोल्जर्स उस ऑपरेशन में जा रहे हैं हमारे जनरल को लेने के लिए, मैं आप सभी को आधुनिक हथियार मुहैया कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जनरल को लेकर आएंगे। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, कल सुबह आप उस जंगल में जा रहे हैं। सारे सोल्जर्स तैयार होने लगे, अपने सामान को पैक करने लगे और फिर तभी अचानक से फैसला लिया गया कि सुबह नहीं, रात के 2 ही बजे उस जंगल में जाया जाएगा। सारे सोल्जर्स लगभग तैयारी थे, सबने पैकिंग वगैरह कर ली थी।
तो सारे सोल्जर्स निकलने के लिए तैयार हो गए। उन सबको एक प्लेन में बैठाया गया और उस जंगल के ऊपर उस प्लेन को ले जाया गया और वहां से सारे सोल्जर एयर ड्रॉप हो गए। सारे सोल्जर पैराशूट के जरिए उस जंगल में उतरे और आसपास के माहौल का मुआयना लेने लगे। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था और जंगल दिखने में काफी ज्यादा डरावना था, जो कि होता ही है लगभग। दिन के वक्त जितना जंगल खूबसूरत दिखाई देता है, रात में उतना ही ज्यादा डरावना हो जाता है। और इस बात का अनुभव वो सारे फौजी अच्छी तरह से कर रहे थे। वो सारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वहां पर घूम रहे थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इतने बड़े जंगल में उनके जो जनरल है वो कहाँ गए हैं। उन्हें बताया गया था कि वो सारे जो फौजी और जनरल हैं वो एक ऑपरेशन के तहत उस जंगल के सेंटर में गए थे। और जो मार्क था और जो उसके साथी थे उन्हें भी एक मैप दिया गया था, जिसके हिसाब से चलते हुए वो रात के वक्त उस जंगल के बीचों बीच पहुंच रहे थे। तभी अचानक से वहां किसी के होने की आहट उन सोल्जर्स को सुनाई दी और जब उन्होंने आसपास देखा तो कहीं पर कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से वहां किसी के गुर्राने की आवाज आई और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक शेर की थी। जब शेर की आवाज सबने सुनी तो सबने अपनी पोजीशंस को ले लिया और जहां जहां से शेर के हमला करने का चांस था वहां वहां अपने एम को सेट कर लिया। शेर की गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी और उन सबको पता था कि अगर उन सोल्जर्स की नजर इधर से उधर हटी तो वो शेर न जाने कितने फौजियों की जान ले लेगा। सब अपने अपने एम को सेट करके बैठे थे। तभी वही डर सच हो गया और शेर ने हमला कर दिया। शेर काफी ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर था, लेकिन आधुनिक हथियारों के सामने कहाँ टिकने वाला था। ना चाहते हुए भी उन सोल्जर्स को गोलियां चलानी पड़ी। उस शेर को कोई गोली तो नहीं लगी, लेकिन आवाज से वो काफी ज्यादा डर गया और वहां से भाग गया। और जब वो वहां से भाग गया तो सारे सोल्जर्स ने चैन की सांस ली और वो अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। और जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से उन्हें जमीन पर बंदूक मिली, जो कि काफी हाईटेक एडवांस थी। और जब मार्क ने उस बंदूक को देखा तो उसे पता चला कि बंदूक और किसी की नहीं, उसी की फौज की है। इसका मतलब जो पहले जो टीम आई थी वो यहीं कहीं गायब हो गई है। उनके हथियार यहीं पर हैं। इसका मतलब वो भी यहीं होने चाहिए। उसने उस गन को उठा लिया और अपने साथ रख लिया। वो काफ़ी देर तक घूमते रहे और उन्हें कई सारे हथियार मिले। और जब काफ़ी ढूंढने के बाद भी जो पुरानी जो टीम थी उसका पता नहीं चला, तो वो सारे जो फौजी अभी अभी आए थे वो सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे। लेकिन तभी मार्क ने कहा, जो हमसे पहले टीम आई थी उसके पास आधुनिक हथियार थे। इसका मतलब कोई जंगली जानवर तो उन्हें नहीं मार सकता। तो क्या है ऐसा यहाँ पर? तभी एक फौजी मार्क को टोकते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता वो सब मारे गए? हाँ, कुछ भी। जिसके जवाब में मार्क ने बोला, तो तुम ही बताओ कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, इतने जो हमारे ताकतवर फौजी थे वो सरवाइव तो कर ही सकते हैं यहाँ पर आराम से। कोई जंगली जानवर तो उन्हें मार नहीं सकता। ऐसी कोई तो चीज होगी यहाँ। अगर वो खो गए हैं तो अभी तक तो मिल जाने चाहिए। हमने जंगल में चप्पा चप्पा छान मारा है और यहाँ पर कोई मदद की निशानी भी नहीं है, क्योंकि हर फौजी जब फंस जाता है कहीं पे तो वो मदद के निशान बनाकर जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं। इसका मतलब तो या तो वो मारे गए हैं या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में है। सारे फौजियों का मुंह बंद था। तभी अचानक से मार्क ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं, चलो फिर से ढूंढते हैं। इस बार कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा ही। सारे फौजी खड़े हो गए और घूमने लगे और इधर उधर सर्चिंग करते हुए एक फौजी को पेड़ पे लटकी हुई एक लाश मिली, जिसे देखकर उसने बाकी फौजियों को बुलाया। जब सारे फौजी वहां पर आए तो उस लाश को देखकर सबकी आंखें बाहर सी आ गई, क्योंकि वो लाश और किसी की नहीं, उन्हीं के फौज के एक फौजी की थी जिसे काफी बुरी मौत मारा गया था। सारे फौजियों ने उस फौजी की लाश को उतारा और उसे श्रद्धांजलि दी और फिर उसे वापस
मिलिट्री कैंप भेजने का फैसला किया गया। मदद बुलाकर उस जवान की लाश को मार्क और उसके साथियों ने वापस मिलिट्री कैंप के लिए भेज दिया और फिर वापस से अपने फौजियों को ढूंढने लगे। उस फौजी की लाश को देखकर इतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर कोई बहुत खूंखार सी चीज़ है जिसने फौजी को इतनी बुरी मौत मारा है। कोई जानवर तो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो लाश को पेड़ पे नहीं लटका सकता। वो सब सर्चिंग कर रहे थे, तभी अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आई। सारे फौजी वापस से तैयार हो गए, लेकिन इस बार खतरा बड़ा था क्योंकि एक नहीं कई सारे दुश्मन आए थे और वो दुश्मन खूंखार होने के साथ साथ आदमखोर भी थे। वहां पर एक पूरा भेड़ियों का झुंड था जो कि जब सोल्जर्स ने आसपास देखा तो कई सारे भेड़ियों ने उन्हें घेर रखा था और सारे भेड़ियों की आंखें चमक रही थी अंधेरे में। सारे सोल्जर्स ने अपने एम को पॉइंट कर लिया और भेड़िए उन पर हमला करे। उससे पहले ही वहां पर अंधाधुंध गोलियां चली जिसमें कई सारे भेड़िए घायल हो गए और कई वहां से भाग गए। सोल्जर्स ने चैन की सांस ली उन भेड़ियों को भगाने के बाद, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। उन्हें एक बड़े से पेड़ पे से एक आवाज आई। उस पेड़ पे कुछ था और वो पेड़ अपने आप हिलने लगा, जिसे देखकर सारे फौजियों ने वहां पर एम को टारगेट कर दिया और तभी उस पेड़ से एक 8 फुट का भेड़िया मानव कूदा जो कि इतना ज्यादा भयानक था देखने में कि पूछो ही मत। उन सारे फौजियों ने उस भेड़िया मानव पे इतनी गोलियां चलाई कि वो भेड़िया मानव जमीन पर गिर गया। वो घायल तो हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो घायल तो हो गया था, लेकिन तभी अचानक से उसने वहां एक हाउल किया और कम से कम 5 भेड़िए वहां आ गए। और वो 5 भेड़िए आम नहीं थे, सब के सब भेड़िया मानव थे और सब ने फौजियों को घेर लिया और फिर शुरू हुई वॉर। 5 भेड़िया मानव और बहादुर फौजियों के बीच उन सब में काफी खतरनाक लड़ाई हुई। गोलियां इतनी चली कि पूछो ही मत। गोलियां चलने की आवाज से सारे जानवर जितने भी थे जंगल में सब इधर से उधर भागने लगे। गोली चलने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा, हर जगह सिर्फ तबाही मच रही थी। सारे फौजी कवर लेकर उन भेड़ियों पे गोलियां चला रहे थे, लेकिन वो भेड़िए काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक थे। उन्होंने कई सारे फौजियों को घायल कर दिया और जब फौजी कमजोर पड़ने लगे तो उन्होंने फैसला किया कि यहां से निकलना पड़ेगा। उनमें से एक फौजी ने एक ग्रेनेड को निकाला और उन वेयरवुल्फ्स के ऊपर फेंक दिया और वो जो वेयरवुल्फ्स थे एक्सप्लोजन की वजह से थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और सारे फौजी वहां से थोड़ी देर के लिए भाग गए। जो फौजी घायल थे उनकी हालत खराब हुई जा रही थी। वो जो भेड़िए थे वो एक्सप्लोजन की वजह से कुछ देर के लिए शांत हो गए थे, लेकिन वो सोल्जर्स को छोड़ने नहीं वाले थे क्योंकि गोली की वजह से एक भेड़िया मानव मारा गया था और जो बाकी भेड़िए मानव थे जो कि घायल थे, लेकिन उनके अंदर बदले की आग जल रही थी और वो सारे सोल्जर्स को मारकर बदला लेना चाहते थे। सारे सोल्जर्स एक अंधेरी सी जगह पर छुपे हुए थे और अपने जो घायल सैनिक थे उनकी मदद कर रहे थे और जो बाकी के जो सोल्जर थे वो खड़े थे, निगरानी कर रहे थे कि वो भेड़िए वापस ना आ जाए। सबके हाथों में बंदूक थी, लेकिन गोलियां काफ़ी ज़्यादा चली थी जिसकी वजह से गोलियों की कमी आ गई थी और ये सबसे ज़्यादा भयानक बात थी क्योंकि अगर गोलियां ख़त्म हो गई तो फिर हाथों से लड़ना नामुमकिन सा हो जाएगा क्योंकि वो भेड़िए मानव काफ़ी ज़्यादा ताकत को कैरी करते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन और वो आसानी से सोल्जर्स को मार सकते हैं। मार्क काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया था कि आखिर क्या किया जाए। तभी अचानक से सारे सोल्जर्स को किसी के कर्राने की दर्द से कर्राने की आवाज़ सुनाई थी और जब सोल्जर्स ने वहाँ देखा तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सारे हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि जिस जनरल को वो ढूंढने के लिए वहाँ गए थे वो जनरल घायल हालत में उस अंधेरे कोने में पड़ा हुआ था और दर्द से कर्रा रहा था।
जब सारे सोल्जर्स ने उन्हें देखा तो सबके दिल में खुशी तो थी, लेकिन अपने कमांडर के लिए उससे ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि कमांडर की हालत कई ज़्यादा ख़राब थी। वो घायल थे, उनके बॉडी से खून बह रहा था। और जब सोल्जर्स ने उनकी ये हालत देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने अपने कमांडर से कहा कि आपकी ये हालत किसने की? जिसके जवाब में उस कमांडर ने जवाब दिया, इस जंगल में आम जानवरों के अलावा भी कई सारे जानवर हैं। भेड़िए मानव घूम रहे हैं इस जंगल में। मैं एक ऑपरेशन के लिए आया था इधर, लेकिन उन आदमखोर भेड़ियों ने पूरी फोर्स को मार दिया और मैं अकेला यहाँ पर घायल पड़ा हुआ हूँ। मार्क के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मार्क ने जो कमांड सेंटर था वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मार्क ने कमांड सेंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश की और वहाँ पर एक एरोप्लेन मंगवाया। एरोप्लेन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तकरीबन 4 से 5 घंटे लग ही जाते। तब तक सारे फौजियों को सरवाइव करना था। कई फौजी घायल पड़े हुए थे, वो लड़ नहीं सकते थे, और जो लड़ सकते थे उनके पास गोलियों की कमी थी। खतरा कई ज़्यादा था और उससे भी खतरनाक वो भेड़िए थे। और वही हुआ जिसका डर था। चारों तरफ वापस से भेड़ियों का आतंक शुरू हो गया और वो भेड़िए मानव आ गए वापस से सोल्जर्स से बदला लेने के लिए। सारे भेड़िए मानव को देखकर सारे सोल्जर्स ने अपनी गन्स को उठा लिया और घायल सैनिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ घेरा बना लिया। सारे सोल्जर्स एक एक करके हर भेड़िए मानव को गोली से भूनने लगे, लेकिन वो भेड़िए मानव भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। उन्होंने कई सारे और सोल्जर्स को घायल कर दिया, लेकिन खतरनाक वक्त तो तब शुरू हुआ जब जो घायल सैनिक थे वो भी धीरे धीरे करके भेड़िया बनने लगे। और जब सोल्जर्स को पता लगा कि वो भी अब भेड़िए मानव बन जाएंगे तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। और ये सब देखकर मार्क काफ़ी ज़्यादा घबरा के वो मना कर रहा था अपने फौजियों को अपने आप को गोली मारने के लिए, लेकिन वो सब नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो खुद को नहीं मारेंगे तो वो भेड़िया बनने के बाद अपने ही लोगों को मार देंगे। सब ने अपने आप को गोली मार ली, जो भेड़िए जो फौजी वहाँ घायल हुए थे, और लड़ाई चलती रही। कई फौजी मारे गए और आखिर में वही हुआ जो बाकी घायल फौजियों के साथ हुआ था। वो जो आखिरी का कमांडर था जिसे बचाने के लिए सारे फौजी आए थे, वो भी भेड़िया मानव बनने लगा और उस कमांडर ने भी खुद को गोली मार ली। गिनती के अब सिर्फ 3 फौजी बचे हुए थे, मार्क और उसके 2 साथी। वो लड़ रहे थे और आखिरी सांस तक लड़ने वाले थे। उन्हें अपने साथियों का बदला लेना था और उन तीनों ने काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई करी। और फिर उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन तीनों ने ग्रेनेड्स को निकाला और उन ग्रेनेड्स की पिन को खींचकर उन भेड़ियों के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। 3 ग्रेनेड एक साथ फटे थे और उस एक्सप्लोजन में वो सोल्जर्स भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे और वो भेड़िए मानव सुन्न पड़ गए थे। उन घायल फौजियों ने जैसे तैसे करके उन भेड़ियों को सुन्न तो कर दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कब तक शांत रहेंगे। उतने में ही वहाँ पर प्लेन आ गया और प्लेन से कुछ फौजी उतरे, जिन्होंने नीचे की हालत देखी तो सबकी रूह कांप गई। वो जो पूरा इलाका था वो पूरा खून से सना हुआ था, हर जगह सिर्फ खून खून था। कहीं भेड़िए की लाश पड़ी हुई थी, कहीं पर फौजी की। ये सब काफ़ी भयानक मंजर था, जिसे देखकर वो सारे फौजी समझ गए जो कि प्लेन से उतरे थे कि मामला बहुत ख़राब है। उन्होंने सारे जो घायल फौजी जो 3 बचे थे उन्हें रस्सी के ज़रिए प्लेन तक पहुंचाया और जो भेड़िए थे उन पे कई ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जिसकी वजह से वो भेड़िए मारे गए। जब पूरी दुनिया में यह बात फैली कि कैसे फौजियों ने आदमखोर भेड़ियों को मारा, तो वो सारे फौजी जितने भी ऑपरेशन में थे वो सारे हीरो बन गए और सबको सम्मानित किया गया।
मार्क को भी प्रमोशन दे दिया गया और उसके 2 साथियों को भी। लेकिन वो जो लड़ाई थी, वो जो युद्ध था उन भेड़िए मानवों के साथ में, उस युद्ध ने मार्क और उसके 2 साथियों को युद्ध का असली मतलब सिखाया था कि अगर युद्ध हो जाए और दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो आपको हार नहीं माननी है, आपको अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करनी है। या तो आपको मरना है या तो आपको मारना है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत आज मार्क काफ़ी बड़ी पोस्ट पर है। लेकिन जब भी उससे पूछा जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम क्या किया है, तो वो गर्व से कहता है, मैंने भेड़िए मानवों को मारा है और अपने मरे हुए फौजियों का बदला लिया है।